तो दोबारा देख लो। So the radius of gold nucleus Z79 is about 7 into 10 to the power minus 15 meter. And assume that positive charge is distributed uniformly throughout the nuclear volume. Find the electric field at the surface and at a distance half the radius. So हमारे को इस फॉर्म में गिवन है यहाँ पर गोल्ड न्यूक्लियस, इसका रेडियस गिवन है हमारे को 7 into 10 to the power minus 12 meter. और गोल्ड न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर 79 है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे चार्ज है, न्यूट्रॉन्स पे नहीं है। इस पूरे वॉल्यूम में देयर आर 79 प्रोटॉन। 79 प्रोटॉन तो जो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस है दैट इज 79। मतलब इस पूरे रीजन में चार्ज 79 ही है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने बताना है कि इसके अंदर किसी पॉइंट पे at a distance small r यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट। पूरे स्फीयर में चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरे को अगर इस पॉइंट पे बताना है तो व्हाट आई रिक्वायर इज चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। मेरे को सिर्फ इस रीजन का चार्ज चाहिए। पूरे में चार्ज 79 ही है तो स्मॉल आर में कितना होगा। तो फर्स्ट लेवल से चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। and total charge is 79 upon total volume is simply आप ऐसे भी लिख सकते हो, rho is equals to q by 4/3 pi r। यहाँ तक ठीक है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब हमने ये टोटल चार्ज डेंसिटी निकाल ली। पूरे में चार्ज पता है, स्मॉलर वॉल्यूम में निकालना है तो वी विल से चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर। गॉसियन सरफेस है, येलो कलर से शो किया, तो इसके अंदर चार्ज कितना है। Charge inside Gaussian surface of radius r. That will be unitary method, charge per unit volume into volume of closed surface. This is QR cubed by r. Using Gauss law. Excuse me, sir. हाँ जी, पूछो। जब कब एंटर करूँ? लेट नाउ बिकॉज मेरे को तो बार बार लैपटॉप पे जाके ना एंट्री देनी पड़ती है। so, जिसने भी आना है, एक लोग नहीं है तो 3 लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। सो अगर हम गॉस लॉ को यूज करें तो इट्स E डॉट ds is equals to charge enclosed. Charge enclosed is upon epsilon naught। ठीक है, इस स्टेप यहाँ तक। इंटीग्रेशन ऑफ ds कौन सी, पूरे स्फीयर का सरफेस है कि गॉसियन सरफेस का। ds क्या होगा, गॉसियन। गॉसियन। तो गॉसियन का एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो कल वाला फॉर्मूला आ गया। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ अगर एमसीक्यूज में आए तो।
ये फॉर्मूला आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हमें दिया एट अ डिस्टेंस हाफ द रेडियस, तो स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दो। क्यू हमें पता है 79 ही है, आर हमें दिया आर बाई 2 है, ई कितना हो जाएगा, ई कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 79 ई इनटू आर बाई 2 अपॉन आर। So you can say it's 1/4 pi epsilon naught 79 e by 2 r square। समझ में आया? देखो इसमें कोई डाउट है तो मतलब हमारे को दिया था कि पूरे स्फीयर पे चार्ज पता है, पूरे स्फीयर पे चार्ज पता है 79 ही है, बट मेरे को अगर इंटरनल किसी पॉइंट पे निकालना है तो मेरे को स्मॉलर स्फीयर मानना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस मैंने स्मॉलर स्फीयर मान लिया, तो पहले इसके अंदर चार्ज निकालना आना चाहिए। चार्ज निकालने का मेथड सिंपल होता है, अगर वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसे चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, टू डायमेंशनल हो तो चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, मतलब एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर, और अगर 3D हो तो वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। सो हमने ये मेथड यूज किया, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस में तो स्मॉलेस्ट स्फीयर ऑफ रेडियस आता तो उसकी वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब पुट कर दी। तो पहले चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, दिस टू एनक्लोज्ड, और फिर गॉस लॉ अप्लाई कर दिया, E dot ds is equal to q enclosed by epsilon naught। क्लियर है सबको ये मेथड? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर 3D वाले में क्या है? 3D वाले में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, 2D है तो चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, 1D है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन और पार्ट पढ़ा तो उसमें रीजन कौन सा रीजन पूछा था। Remembering that gold is a conductor, is it justified to assume that positive charge is uniformly distributed over the entire volume of because it does not come out? गोल्ड कंडक्टर है, कंडक्टिविटी क्यों होती है? अगर हम कहते हैं गोल्ड कंडक्टर है तो न्यूक्लियस कंडक्टर है या एलिमेंट कंडक्टर है? एलिमेंट कंडक्टर है ना, वो तो न्यूक्लियस के बाहर की बात हो रही है कि गोल्ड एज एन एलिमेंट कंडक्टर है बिकॉज उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, अगर दूसरी बाउंड थोड़ी सी एनर्जी देंगे फ्री हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो हेल्प इन कंडक्शन। कभी भी कंडक्शन न्यूक्लियस के कारण तो नहीं होगी ना, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्जेस है, तो न्यूक्लियस के अंदर हम मान के चलते हैं देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज figure shows two non-conducting spherical shells fixed in a place. Shell 1 has charge density 6 microcoulomb per meter square। given है इस पे जो चार्ज डेंसिटी है 6 microcoulomb per meter square, एंड आउटर दूसरे पे है 4। शेल्स आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 3 और एक का रेडियस है 2। इस सेंटर्स में जो डिस्टेंस दिया है दिस इज गिवन एज 10, इसका रेडियस 3, इसका रेडियस 2। You have to find electric field at x is equals to 2। x is equal to 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। x is equal to 2। सॉरी, पहले सिर्फ इसको देखो, हमें इसका सेंटर रीजन पे दिया और इसका रेडियस 3 है। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं, सिर्फ पहले स्फीयर को देख रहे हैं, अभी हम दूसरे को देख ही नहीं रहे। कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए,
इसका सेंटर रीजन पे और इसका रेडियस 3। अब ये देखो, ये जो पॉइंट दिया है ये स्फीयर के अंदर ही लाई कर रहा है। अगर रेडियस 3 है मतलब ये डिस्टेंस 3 है, x is equal to 2 will be somewhere over here। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, इस पे चार्ज डेंसिटी दी है यूनिफॉर्म, और ये शेल है। अगर ये शेल है तो इस पॉइंट पे P1 पे इसके अपने चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा इनसाइड द शेल? कंडक्टिंग शेल में फॉर्मूला क्या था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या नहीं होता? नहीं होता। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब ये जो चार्ज है 6 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, इसके कारण यहाँ पे P1 पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और पोटेंशियल हर जगह पे सेम होगी, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। पहला पॉइंट है, मतलब आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉइंट पे अगर निकालना है P1 पे, तो इसके अपने चार्ज के कारण तो कोई नहीं आ रहा। अब दूसरा जो स्फीयर है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस है। दूसरा स्फीयर यहाँ पे प्लेस है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ प्लेस, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस हमें दिया था 10, इसके सेंटर से P1 तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, बिकॉज ये हमें दिया P1 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 10 0। तो P1 और इसके सेंटर में डिस्टेंस 8 है, ये क्लियर है। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब इधर देखो, अगर मेरे पास एक स्फीयर है, इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2, ये डिस्टेंस है 8, इसका रेडियस है 2। शेल के एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे? बाय अज्यूमिंग होल चार्ज टू बी कंसंट्रेटेड एज सेंटर। तो इस पे जो भी चार्ज है, और कितना चार्ज है इस पे, सिग्मा 2 इंटू चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। हम ये मान लेंगे कि सारा चार्ज यहाँ पड़ा है Q2 पॉइंट चार्ज की फॉर्म में, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड P पे कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा? Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे x डिस्टेंस पे, यही फॉर्मूला बनेगा। आपने सारे चार्ज को पॉइंट चार्ज मान लिया और मान लिया कि वो यहाँ बढ़ा, इस पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस है 8, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q2 by 8 स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन सी होगी अगर मैं यहाँ टेस्ट चार्ज रखता तो? लेफ्ट साइड। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अब पहले S1 के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, S2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज sum of electric field due to S1 plus electric field due to S2. Say as point P is internal point of S1। ये स्टेप सबको समझ आ रहा है? ये स्टेप सबको समझ आ रहा है कि अगर मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस चार्ज के कारण नहीं होगा। क्लियर है ये पॉइंट या नहीं? क्लियर है सबको? यस सर। ES1 0 है, ES1 0 है मतलब ये टर्म 0 होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P जो बचा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S2। अब S2 का इलेक्ट्रिक फील्ड P पे हमने कितना निकाला, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q2 by x स्क्वायर।
और डायरेक्शन कौन सी, ये कौन सी डायरेक्शन है, माइनस आई कैप। क्लियर, फॉर्मूला क्या बन गया, 9 इंटू 10⁹9 Q2 is 4 microcoulomb sigma to 4 pi r square, r is 2। इसको सॉल्व कर लो, तो भी देख दिया मैंने, यहाँ पे Q2 की वैल्यू डाली है, Q2 is sigma 2 into 4 pi r2। समझ आया कैसे किया। अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में, यही डायग्राम, सारा डायग्राम सेम, मैं आपसे पूछूं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू 9, तो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू 9 कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, दूसरे वाले के कारण। अब S2 के कारण 0 हो जाएगा, बिकॉज़ x इक्वल्स टू 9 मींस यहाँ पे आ गया वो पॉइंट, तो S2 के कारण 0 सिर्फ S1 के कारण निकालना है। S1 के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, 9, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 by 9 स्क्वायर, और q1 कितना, सिग्मा 1 into 4 pi r1 स्क्वायर। अगर इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट पे निकालना होता तो दोनों की वजह से आएगा माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों के कारण डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। क्लियर है क्वेश्चन सबको, किसी को कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। क्वेश्चन में आंसर देख लो। हमें देन फिगर्ड a solid sphere of radius a 2 centimeter, a दिया 2 centimeter, is concentric with a conducting shell of inner radius 2a, मतलब twice कि a का रेडियस, अगर हम फर्स्ट का रेडियस a ले रहे हैं तो b is 2a and c is 2.4a। A sphere has a net uniform charge 5 into 10 to the power minus 15 coulomb, FC लिखा है, so minus 15। The shell has a net charge Q2 is equal to minus Q1। What is the magnitude of electric field at radial distance, r is equals to 0, r is equals to a by 2, a 1.5 है, 2.3 है, 3.5। अलग अलग जगह पर उन्होंने कहा है, मतलब बेसिकली हमें दिया है कि जो अंदर वाला स्फीयर है ये चार्ज, ये सॉलिड स्फीयर है, और ये सॉलिड स्फीयर चार्ज है, और इस पे हमारे को चार्ज दिया है 5 FC। उसके बाद A से B तक एक खाली रीजन है, its solid sphere is concentric with a spherical conducting shell, मतलब ये जो रीजन है दिस इज एयर, इधर कुछ नहीं है बीच में, ये सारे रीजन में एयर है, यहां से यहां। सर वो सॉलिड कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, मतलब वो अगर इंटरनल पॉइंट पे निकालना होगा, और वैसे दिया है ये देखो, a solid sphere of radius a is the surrounded sphere has, आपको क्वेश्चन में ना जिसको बोलते हैं डिसगाइज्ड इंफॉर्मेशन, डिसगाइज्ड इंफॉर्मेशन मतलब ये देखो, ये क्या दिया है, the sphere has a net uniform charge of, means यूनिफॉर्म का मतलब कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग में तो सिर्फ सरफेस पे होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, तो इट्स अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो एक स्फीयर है और उसके आसपास शेल है, स्फीयर पे चार्ज दिया है Q1, शेल पे दिया है माइनस Q1। सर ये स्फीयर नॉन कंडक्टिंग कैसे हुआ, ये दोबारा ये क्या लिखा है वर्ड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नॉन कंडक्टर में होती है, कंडक्टर्स में तो चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता है, अंदर से खाली होता है।
तो जब उन्होंने यूनिफॉर्म लिख दिया मतलब इट्स अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हमारे को ये सिस्टम भी है, सॉलिड स्फीयर, इसके आसपास शेल। इस पे चार्ज दिया Q1, ये सॉलिड है, जब यहाँ पे मेटल है, नॉन मेटल है, इसके आसपास देयर इज दिस रीजन इज आल्सो कंडक्टिंग शेल। अब मेरे को ये बताओ, शेल के ऊपर कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड R इज इक्वल टू 0 पे होगा? नहीं नहीं होगा। मैं अगर आपसे ऐसे पूछता, बिकॉज दो, जब दो बॉडीज आ जाए ना, दो बॉडीज मतलब यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर आ गया और एक शेल आ गई, सॉलिड स्फीयर और शेल जब दो बॉडीज आ गई, इसका मतलब जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है, मतलब आपको शेल का अलग निकालना है, सॉलिड स्फीयर का अलग निकालना है, फिर उन्हें वेक्टोरियली ऐड कर देना। पहले हम बेसिक काम कर लें इस क्वेश्चन में। तो हमारे को दिया था ये शेल है, इसमें चार्ज Q1 है, अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, इसके इनर सरफेस पे चार्ज कितना होगा? कंडक्टिंग शेल है, तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस मस्ट बी जीरो। चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस जीरो कब होगा? अगर इसके इनर पे चार्ज कितना है? -Q1। अब आउटर पे टोटल चार्ज जो दिया है वो -Q1 है, इनर पे -Q1 है, तो आउटर पे कितना होगा? 0 जीरो। तो इसके बाहर वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है वो इनर सरफेस पे है। देखो पहले ये स्टेप देखो, समझ आया सबको? बी से सी तो थिकनेस दी है ना, बी का रेडियस दिया है 2a और सी का दिया 2.48। ये सबको समझ में आ रहा है कि अगर इस पे चार्ज Q1 है तो इसके इनर सरफेस पे -Q1 होगा और आउटर पे 0 होगा। इतना समझ आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है तो पूछ लो, मतलब इसीलिए क्लास लगाई है कि नहीं समझ आ रहा तो पूछो, अपने माइक ऑन कर सकते हो पूछने के लिए। आउटर पे 0 सर आउटर पे 0 कैसे आया? आउटर पे 0 कैसे आया? हमें देखो, जो कंडक्टिंग शेल है उस पर टोटल चार्ज कितना दिया? कंडक्टिंग शेल पे Q2 इज -Q1, मतलब इस शेल पे टोटल चार्ज -Q1 है, तो वो तो अंदर ही है सारा। मैं अगर इस पर चार्ज लेता, मान लो कुछ भी कैपिटल Q, इनर पे ले लिया -Q1, आउटर पे ले लिया कैपिटल Q, तो -Q1 प्लस कैपिटल Q, टोटल चार्ज कितना है? -Q1, मतलब ये तो 0 ही है। अंदर और बाहर मिला के टोटल चार्ज तो यही रह रहा है ना, -Q1। तो इसलिए सारा चार्ज क्योंकि अंदर है, इसलिए बाहर वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब दिस इज 0। अब हम इसको सॉल्व करने का मेथड देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। हम इनको अलग अलग ड्रॉ करता हूँ। मैं पहले मैं इसको ऐसे लेता हूँ, मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इसका रेडियस है रिलेटिव कैपिटल R। मैं अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ व्हिच लाइज इनसाइड इट, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ,
तो इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था? K Q छोटा R by R cube। सरफेस पे लिखना है तो और अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे लिखोगे तो बस एक्सटर्नल K पॉइंट Q और by R। सरफेस के लिए हम इसको पॉइंट चार्ज मान सकते थे। ठीक है, अगर मैं शेल की बात करूं, मेरे पास एक शेल है, जिसके इनर सरफेस पे चार्ज है -q1, आउटर पे चार्ज है 0। देखो अगर r की कोई भी वैल्यू है विच इज लेस देन r, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो कितना होगा? For any value of r less than this inner shell, मतलब यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। तो इंटरनल पॉइंट सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हमें इसकी वैल्यू b दी है तो अब b भी दे सकते हैं, इसको c दे, इसको c दे। तो अगर r की वैल्यू b से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। अगर r की वैल्यू b और c के बीच में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? r की वैल्यू b से ज्यादा और c से कम है माइनस भी 1 के कारण होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये इनर शेल का एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, इनर शेल का एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया तो यू कैन अस्यूम होल चार्ज टू बी पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सर अगर हमें दिया होता कि वो बाहर वाले पे चार्ज है तो इस केस में 0 अगर कोई होता तो अगर बाहर वाले पे मतलब कहाँ पे चार्ज होगा कि इस पे भी कोई चार्ज है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस पे भी अगर कोई चार्ज होता तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए था? अब ध्यान से देखना, ये मैंने शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा, बिकॉज इसके अंदर जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस डायग्राम को देखो, जब मेरे को यहाँ पे एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो सिर्फ शेल का होगा, शेल उसका रिजल्टेंट होगा सॉलिड स्फीयर का, इस पॉइंट पे दोनों का रिजल्टेंट होगा, वो 0 आएगा। बिकॉज यहाँ पे इसके अंदर अगर हम नेट निकालेंगे ना कभी भी, अगर मैं बोलूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ फॉर r line between b and c, this will always be 0। तो अगर मैं इनको दो अलग अलग बॉडीज लेके अलग अलग निकालूं तो रिजल्टेंट 0 कर दे। एक्सटर्नल पॉइंट की बात करें तो if r is greater than c, सॉल्व करने पे 0 आएगा कि ये कोई सॉल्व करने पे 0 ही आएगा ना, बिकॉज कंडक्ट ये जो r पॉइंट है जो b और c के बीच में है तो ये कंडक्टिंग शेल के अंदर है, बॉडी के अंदर है, और कंडक्टर्स के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 ही होता है। अब नहीं यही तो नहीं, वो जो उसने पहले पूछा था कि अगर हम अकेला उसको तो उसमें फिर बी और सी के बीच में बी के कारण थोड़ी होगा और सी के कारण थोड़ी सी के कारण नहीं होगा, पर बी के कारण है, वहां पे हाँ, बी के कारण है, सी के कारण नहीं है, पर बी का जो इनर शेल है और स्फीयर का मिला के 0 है, मतलब सॉलिड स्फीयर का और शेल का नेट 0 तो आएगा। सॉलिड का छोड़ो ना। अगर हम बाहर से देखें तो 0 है, वैसे भी बाहर से देखें मतलब अगर इन द सेंस सी को ही देखें बी वाला सब कुछ छोड़ दें तो कंडक्टर के अंदर 0 है, अगर वैसे हाँ, देखें अकेले हाँ, अकेले बी और सी। हाँ। अब अगर बाहर पॉइंट है कोई यहाँ पे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो आर ग्रेटर देन सी, फॉर्मूला वही रहेगा। पॉइंट चार्ज ही मानेंगे।
पॉइंट चार्ज मानेंगे और वही रिजल्ट आ जाए। अब जब उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स बोले, पहले इसकी बात करते हैं। r is equals to 0 मतलब सेंटर पे, सेंटर पे शेल के कारण कोई फील्ड तो नहीं है, सॉलिड स्फीयर के कारण है। नहीं, बस अगर मैं r को 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 आ जाएगा। अगर मैं r is equals to 0 लेता हूं, r is equals to 0 पे सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है और शेल का भी 0। अच्छा, अगर मैंने r की वैल्यू ली a/2 तो सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k क्यूब r/r क्यूब, और r की वैल्यू a/2 मतलब k क्यूब a/2 अपॉन a प्लस r की वैल्यू a दी है, कैपिटल R। ठीक है, स्टेप शेल का कितना होगा यहाँ पे? 0 है। ये स्टेप आया समझ? देखो ये स्टेप आ रहा है समझ के, नहीं आ रहा? सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे निकालना है तो इंटरनल पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हमने लिखा था QR/R3, where capital R is the radius, small r is the distance। अब हमें डिस्टेंस दिया a/2 और रेडियस दिया a, तो वैल्यूज दोनों पुट कर दी। कैपिटल R को a पुट कर दिया और स्मॉल r को a/2 पुट कर दिया। और शेल का 0 होगा बिकॉज इंटरनल पॉइंट है वो। ठीक है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. थर्ड पॉइंट, r is equals to a। r is equal to a पे शेल का होगा? नहीं, नहीं। तो अगर मैं r is equals to a लेता हूँ तो सिर्फ सॉलिड स्फीयर का होगा। सॉलिड स्फीयर में मान सकते हैं इट्स अ पॉइंट चार्ज विद होल चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, और शेल का 0। वन 1.5 है मतलब यहाँ पे कहीं पे। शेल की वजह से अभी भी 0। शेल के कारण अभी भी 0, सॉलिड स्फीयर के कारण एक्सटर्नल पॉइंट का पॉइंट फॉर्मूला। का, हाँ, तो ये 2.3 है, 2.3 है मतलब यहाँ पे वो इनर चार्ज और सॉलिड स्फीयर के चार्ज के कारण। सॉलिड स्फीयर के चार्ज के कारण होगा, शेल के कारण होगा, तो क्योंकि ये कंडक्टर है तो यहाँ पे तो हमेशा नेट 0 ही आना। Yes. यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा ना, ये कंडक्टर के अंदर आ गया पॉइंट, बिकॉज ये तो मेरे पास कंडक्टर है सारा। इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इट विल ऑलवेज बी 0। जितना शेल का होगा उतना ही सॉलिड स्फीयर का होगा। बस अगर मैं आपसे पूछता से एट अ डिस्टेंस 2.38 इस शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप लिखते हैं KQ1 2.38 का स्क्वायर। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। बस यही हाँ जी। फॉर्मूला लिखा था ना, KQ/R²। तो इसलिए नेट फील्ड 0। इसके बाहर एट डिस्टेंस, तो चाहे अंदर जितने मर्जी चार्ज पड़े हों, कंडक्टर के अंदर में चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड हमेशा 0 ही आता है। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर आपने किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है ना, जितने मर्जी चार्जेस हो, आप उसको कंडक्टर के अंदर रखो। तो हमारे पास अगर कोई ऐसी डिवाइस है जो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड से खराब हो सकती है, हम उसको कंडक्टर के अंदर रख देते हैं, बिकॉज कंडक्टर के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही। जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअल, व्हाई इट इज सेफ टू सिट इनसाइड अ कार ड्यूरिंग लाइटनिंग। कि अगर बिजली चमक रही है कार के अंदर सेफ क्यों है बैठना, बिकॉज कार की बॉडी कंडक्टिंग शेल की तरह होती है। तो अगर उसके ऊपर बिजली गिरेगी भी कार के सरफेस पे चार्ज आएगा पर अंदर चार्ज नहीं आएगा,
तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 ही रहेगा, तो आप सेफ रहते हो कार के अंदर। अच्छा अगर मैं बाहर बात करूं, ये जो कॉपर वायर वगैरह डाल सकते हैं कि मतलब के अंदर चार्ज नहीं आता, ये कहीं डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं क्या हम लोग। क्या क्वेश्चन पूछो, या दोबारा पूछो। जैसे तारे वगैरह मेरे को आपकी आवाज कट के आ रही है, अगर किसी को क्वेश्चन सुना तो कोई और रिपीट कर दे। कि जैसे आप कह रहे हो वैसे नहीं होगा। देखो आवाज तो नहीं ठीक सुनी, है, नहीं आवाज नहीं सुनी मेरे को, मैं इसीलिए कह रहा हूँ किसी और को इसका क्वेश्चन सुना तो मेरे को बता दो। ब्रेक होके आ रही है आपकी आवाज, या कल पूछ लेना, क्लास से पहले पूछ लेना मेरे से जो आपका डाउट है। अगर यहाँ पूछे यार इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर, अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाता तो इसके अंदर चार्ज कितना है? जीरो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? ए से लेके मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जीरो से लेके बी तक, दैट इज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। बी से सी तक नेट फील्ड जीरो है और सी के बाद भी जीरो। समझ आया ये कंसेप्ट सारा? किसी को इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछ सकते हो मेरे से। क्लियर है? Next is figure shows a non-conducting spherical shell of inner radius A, outer radius 2.4 है, dimensions तो सेम ही दिए हैं, A की 2, outer की 2.4, बस पहले 2 और A और 2.4 ही दिया था। फिर A is positive volume charge density, so is equal to A by R, where A is constant, R is distance from the center of the shell. In addition, a small ball of charge Q 45 Fc is located at center. What should be the value of wave electric field in the shell is to be uniform? हमें बताना है A से B तक फील्ड यूनिफॉर्म कब हो सकता है। क्वेश्चन समझ आया? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सही A से B के बीच में, नहीं होगा। ये क्या लिखा था? होगा होगा नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। अब कंडक्टिंग शेल नहीं है तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स ध्यान रखने पड़ेंगे। तो नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, सेंटर पे चार्ज क्यू है, ये जो आउटर शेल है इसमें हमें दिया है कि चार्ज डेंसिटी वेरी करे। rho is equals to A by R। हमें A की वैल्यू बतानी है ताकि A से B तक यूनिफॉर्म फील्ड हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी आ गई। कर सकते हो या नहीं कर सकते? अगर पिछला वाला अच्छे समझ आया तो मैं ये कराऊं, तो मैं कोई आसान कराता हूँ। पोटेंशियल का कंसेप्ट है कि उसमें पहले इसके इनर सरफेस के सरफेस पे निकाल लेते हैं और आउटर पे निकाल लेते हैं, वो दोनों इक्वल ही होंगे कि यूनिफॉर्म है। अगर मैं पूछूं इसके इनर सरफेस पे चार्ज कितना है तो कितना लोगे? माइनस जितना क्यों बड़ा उस माइनस क्यू। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया कंसेप्ट। कंडक्टर के अंदर सेम चार्ज ऑपोजिट साइड इंड्यूस होता है, नॉन कंडक्टर के अंदर थोड़ी होता है। मैं अगर यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाता है, मैं अगर ये गॉसियन सरफेस बना दूं यहाँ पे, इसके अंदर चार्ज जीरो होना जरूरी है कोई? नहीं, क्योंकि ये तो नॉन कंडक्टर है। हमने चार्ज को जीरो इसलिए किया था बिकॉज इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर कंडक्टर होता तो इसका इस पॉइंट पे फील्ड जीरो होना था। अगर वो फील्ड जीरो होता तो अगर यहाँ क्यू है तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होता वो हमेशा माइनस क्यू ही होता, पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया। अब मेरे को बताओ इनर सरफेस पे चार्ज कितना? तो सर निकाल ही लो, निकालना पड़ेगा। कैसे क्यों निकालें? क्लोज निकाल लो।
इनर में चार्ज कैसे निकालना? तो पहले ये आप एक गॉसियन सरफेस के अंदर एक छोटी सी ले लो ना, शेल टाइप ले लो, जिसके अंदर टिक्यू चार्ज तो होगा। ये देखो ये क्या दिया था। जब r की वैल्यू a है then small r is equals to a, तो चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? स्मॉल a। और आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? आपसे मैं पूछूं चार्ज डेंसिटी, जैसे हम इनर से आउटर जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है, because charge density is inversely proportional to distance from the center। अब इनर सरफेस पे यहाँ पे हमें चार्ज डेंसिटी पता है, रो इधर चार्ज डेंसिटी है, रो इज इक्वल्स टू a by आउटर। हमने बताना है कि अगर ये गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कितना होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पोटेंशियल छोड़ना, पोटेंशियल का क्या करना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सेम होगी दोनों को, तो जहाँ पे भी या उस रीजन में से। अच्छा, अगर मैं बोलूँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप कहते हैं पोटेंशियल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल हर जगह पे सेम होगी? नहीं, वो था नहीं, आपने फॉर्मूला बताया था E इक्वल टू dV by dt। मेरे को जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल हर जगह पे सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट ही होगी, और पे डिपेंड नहीं करेगी। पोटेंशियल सिर्फ परपेंडिकुलर टू द वर्टिकली फील्ड लाइन सेम होगी। अगर मैं यूनिफॉर्म, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ व्हिच इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो परपेंडिकुलर पॉइंट्स होते हैं सिर्फ वहां पे पोटेंशियल सेम होती है। मतलब अगर मैंने ऐसे फील्ड बनाया, इन सारे पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम होगी, P1 P2 P3 इन सबकी सेम। सिमिलरली P4 P5 P6 सेम। पर ये जो P4 P5 P6 इन पॉइंट्स की पोटेंशियल है, ये ज्यादा है या P1 P2 P3 की ज्यादा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो इनकी पोटेंशियल ज्यादा है, इनकी कम है, पर इन तीनों की सेम है, इन तीनों की सेम है। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन द शेल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अब वो यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड होगा या डायरेक्शन भी हो सकता है? इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड होगा या यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन भी हो सकता है? इधर डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड्स या रेडियली इनवर्ड्स आएगी, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालना? चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना? मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, आप देखना अगर आपको समझ में आ रहा है वो, अगर नहीं आ रहा तो मैं इसको अभी नॉन मेडिकल वालों के लिए छोड़ दूंगा। ये समझ आ रहा है? चार्ज इनक्लोज्ड। तो जिनको ये समझ में आ गया वो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। चार्ज इनक्लोज निकाल लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड जो शुड नॉट डिपेंड ऑन एक्स। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है कि मैग्नीट्यूड जो आंसर आएगा इट शुड नॉट डिपेंड ऑन एक्स। ए से बी तक सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आना चाहिए, वो एक्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके देखना। मेरा अपना आइडिया यह है कि आप में से मेजोरिटी को ये समझ नहीं आया, 2-3 लोगों को शायद आ गया हो,
मेजॉरिटी को ये स्टेप समझ नहीं आया तो अभी के लिए रहने दो, बस वो ज्यादा टफ हो रहा है तो अभी के लिए इसको रहने दो, बाद में देख लेंगे। जिनको समझ आ गया वो इसको आगे कर सकते हैं। ये जो आपने लिखा ये तो आपने एक के अंदर वाले के लिए लिखा ना, बाहर वाला क्या मैंने जब यहाँ कि गॉसियन जब के मेरे को लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मेरे को चार्ज इनक्लोज चाहिए होते हैं, पूरा चार्ज चाहिए होता नहीं नहीं ठीक है वो, मतलब यूनिफॉर्म मुझे लगा शायद आप इक्वेट करके दोनों को इक्वेशन। है। ये देखो ये इजी है। हमें दिया स्फेरिकल शेल है। हाँ जी, सर आर एन को एंटर कर लो। क्या चीज? सर आर एन को एंटर कर लो। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को देखो। Figure shows a spherical shell with volume charge density given, inner radius 10, outer radius 20, मतलब inner radius A, outer radius 2A, magnitude of electric field at 0, 0 पे कितना होगा? R is equal to 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सेंटर पे? 0 0 ही होगा। A by 2 पे A by 2 पे कोई चार्ज होगा? वो भी इंटरनल पॉइंट ही है, वहां पे भी 0। A पे A पे होगा होगा सर। ए पे भी नहीं होगा, बिकॉज अगर गॉसियन सरफेस में ए रेडियस का बनाते हो तो उसके अंदर तो चार्ज है ही नहीं, उसके बाहर ही है। ए से बी तक चार्ज है, आर इज इक्वल टू ए तक इसी अभी थोड़ी कोई सी चार्ज बड़े नहीं है। 1.5 ए पे होगा, बी पे भी होगा और 3B पे भी होगा। तो कौन से पॉइंट पे निकालोगे बताओ मेरे को? 1.5 ए पे निकाल दो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1.5 ए, करो सब, लेट्स सी क्या करते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1.5 ए, अगर मैं इसमें हमें चार्ज डेंसिटी दी है ऑलरेडी, मतलब नॉर्मली हम क्या करते थे, हमें चार्ज डेंसिटी निकालनी होती थी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे हमें ऑलरेडी चार्ज डेंसिटी दे रखी है। चार्ज डेंसिटी अगर ऑलरेडी दे रखी है और मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया है एट एनी डिस्टेंस x, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस कितना होगा? चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन, मतलब इस रीजन का वॉल्यूम कितना है? बिकॉज ये गॉसियन सरफेस अंदर से तो खाली है। 4/3 पाई 1.5 को जो माइनस 4/3 you can say pi x cube minus a cube, x की वैल्यू 1.5 है, cos लॉ लगा दो। E dot ds is equals to charge enclosed on epsilon naught, integration of ds 4 by r square e की वैल्यू अब यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो गया, बाकी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये जो आपने क्लास में बताया था वो यही वाला ही था ना? हाँ वो भी कुछ ऐसा ही था। कुछ एचसी का 11th क्वेश्चन है, करके देख लेना। ऐसे ही है कुछ एचसी का 11th क्वेश्चन भी। तो यहाँ से 4 पाई को अगर हम कैंसिल कर देंगे तो ये t is equals to by 3 epsilon naught और x की वैल्यू 1.5 a। बाहर निकालना होता है अगर 3b पे तो आपको टोटल चार्ज लेना था। टोटल चार्ज कितना है स्फीयर में? रो इनटू वॉल्यूम जो 4/3 पाई p माइनस v। ये फॉर्मूला रखना है क्यों, बस बाकी सेम ही है क्वेश्चन।
So, आज वाला देखना दोबारा, अगर जरूरत पड़े तो मैं अपलोड कर दूंगा इसको। रिस्पॉन्ड PDF बहुत कम लोगों ने किया। हाँ, क्या पूछा? PDF भी पीडीएफ भी भेज देता हूँ, पीडीएफ भेज देता हूँ इसको लेक्चर को भी अपलोड कर दूंगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मे बी अपलोड होने में, क्योंकि हाई डेफिनेशन फाइल है तो अपलोडिंग में टाइम लेगी। बट इनको एक बार दोबारा देखना, जितना आपने रिस्पॉन्स दिया है मेरे को अभी भी लग रहा है काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा। हमको इस टॉपिक से आगे नहीं जाना जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते इसमें, बिकॉज तो इसलिए अगर कल क्लास लगी तो कल भी यही करेंगे, हम इसी के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इन सब के। और जब एक बार कंफर्टेबल हो जाओगे उसमें, एक दिन लगे 2 दिन लगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बट रिवाइज करना साथ साथ में, अगर रिवाइज नहीं करोगे फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं जितने मर्जी न्यूमेरिकल कराता हूँ, एटलीस्ट जो हम कर रहे हैं उसको रिवाइज करते दो। देखो ऑनलाइन ही है क्लास। कल मैं सुबह बता दूंगा, एक बार ही ना मैसेज चेक कर लेना 11-12 बजे के आसपास। अभी मेरे को पता नहीं क्या सीन है, तो अगर तो बंद हुए रास्ते तो फिर ऑनलाइन लगा लेंगे, खुले हुए तो ऑफलाइन ही लगाएंगे। तो मैं 11 या 12 के बीच में मैसेज करके एक बार ही कंफर्म कर दूंगा। ऑनलाइन लगी तो इसी टाइम लगा लेंगे। तो अगर सर सेंटर के लिए जाना हो तो कितने बजे निकलते हो? मतलब सेंटर के लिए जाना हो, मैं नॉर्मली 1-1:30 बजे तक वहां पे पहुंच जाता हूँ। बट अगर नहीं पता चला तो मेरे को भी चल के ही पता चलेगा कि वो रास्ते खुले हैं या बंद है, बिकॉज पता नहीं। अभी मैं पहली बार ही नया चीफ मिनिस्टर आ रहा है, कितने रास्ते बंद करवाता है अपने लिए। और टेस्ट परसों रख लेंगे, टेस्ट रहने तो टेस्ट परसों रख लेंगे, कल क्लास लगा लेंगे। ऑफलाइन हुई तो भी, ऑनलाइन हुई तो भी कल क्लास ही लगा लेंगे। टाइम पे रखना फिर ऑनलाइन का क्लास अगर आपको 2:45 की रखनी है, मैं वो भी रख सकता हूँ कि रात को नहीं पढ़ना, अगर आपने रेगुलर बैच टाइम पे भी ऑनलाइन लगानी है तो। रखना तो कि बाकी क्लास से क्लास करते हैं, क्या चीज? बाकी क्लासेस क्लैश कर जाएंगी, इसी टाइम पे रखना जिसमें ऑफलाइन क्लास किया लगा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर ऑनलाइन भी आपको 2:45 ही लगानी है, 9:30 रात की जगह, मैं वो भी लगा सकता हूँ अगर ऑनलाइन लगी तो। अपने रेगुलर टाइम पे भी या 9:30 भी, जो बोलोगे उस टाइम लगा लूंगा, वो मेरे को बता देना अगर लगनी हो। नहीं तो ऑफलाइन तो फिर अपने टाइम पे ही लगेगी। नहीं सर, ऑनलाइन की एक टाइम मत रखना, फिर उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास होगी। ठीक है, फिर 9:30 रख लेंगे, ऑनलाइन लगे तो 9:30 रख लेंगे।